Hello बच्चों, welcome to today's education. So this video is a part of lecture series on mathematics 1 and this one is the third lecture on the complex number. Right? So पिछले दो lectures में हमने basic of complex number देखा है up to कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन तक, राइट? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या देख लिया। डेफिनेशन देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड भी लास्ट क्लास में देख लिया था, राइट? एंड अलजेब्रा किया था। तो एक और चीज किया था, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो रेस्ट बचा हुआ है उसको करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले तो आएगा पोलर फॉर्म, राइट? एंड देन आएगा कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड देन डी मोविस थ्योरम आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा यही मोटिव है कि पोलर फॉर्म को समझें, कन्वर्जन को देखें, कन्वर्जन के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यूलर फॉर्म्स को भी देखेंगे, राइट? यूलर फॉर्म्स जो है ना वो सेम ही है, समझिए कि एक रिप्रेजेंटेशन अलग है डिमोवियस का, वही है डिमोवियस थ्योरम। फिर हम देखेंगे एंड देन एप्लीकेशन एंड क्वेश्चंस करेंगे। बट पिछले को क्लास में अगर देखा जाए तो कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हुए थे, एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो एक बार मैच कर लेना आप, आपका सही है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि इसको a प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट करना है, राइट? तो न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, 3 प्लस आयोटा टाइम्स रूट 5 टाइम्स 3 माइनस आयोटा टाइम्स रूट 5 अपॉन में 3 प्लस आयोटा टाइम्स रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस आयोटा टाइम्स रूट 2। तो अगर मैं इसका डिनोमिनेटर को सोल्व करूं तो क्या मिलेगा, देखना जरा, रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2, राइट? माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आयोटा रूट 2, तो इससे कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर में बनेगा आयोटा रूट 2 प्लस आयोटा रूट 2। ऊपर में देखते हैं न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस कर देगा 5, तो ये बनेगा कितना, 9 प्लस 5 कितना होने वाला है, 14, राइट? और नीचे बनने वाला है आयोटा रूट 2 2 टाइम्स, तो 2 7 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बाई रूट 2 आई। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 7 बाई रूट 2 टाइम्स 1 बाई आई है, यही है, राइट? अब बट 1 बाई आई अगर देखा जाए तो क्या है, माइनस आई होता है। क्यों? क्योंकि आई को यदि आपने माइनस आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। आई स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 1 होता है, और फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा। तो आई टाइम्स माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बाई आई क्या होगा, माइनस आई होगा। तो अगर इसको मैं देखूं तो क्या है, माइनस 7 बाई रूट 2 टाइम्स आई है। तो ए प्लस आई बी की फॉर्म लिखना है तो यू कैन राइट दिस 0 माइनस 7 बाई रूट 2 आई। ठीक है, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट माइनस 7 बाई रूट 2 है। क्लियर है? इसको आप देख लेना, मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका आर्गुमेंट एंड मॉडुलस निकालने का था। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल था। इसका मैं अगर आर्गुमेंट सबसे पहले मॉडुलस निकालने की अगर मैं बात करूं तो मॉडुलस क्या आने वाला है, रूट 3 का माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही बनने वाला है। तो 3 प्लस 1 होगा 4, तो रूट 2। मॉडुलस तो हो गया क्या, रूट 2। इसका भी मॉडुलस यही होने वाला है। अब मैं आर्गुमेंट देखूं तो इसको लेट से Z1 नाम देते हैं एंड इसको देते हैं Z2 नाम। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें निकालना है। तो क्या होता है, पहले हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं थीटा। पहले हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स b बाई ए। तो b क्या है, 1 है यहाँ पे, राइट? और a क्या है, रूट 3 है, मोड में देखना है प्लस का। tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, tan 1 बाई रूट 3 कब देता है, तो 30 डिग्री पे देता है, राइट? पाई बाई 6। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो अल्फा आ गया पाई बाई 6। बट देखो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, एक्स निगेटिव है ना और वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या बनेगा, 5 पाई बाई 6। तो Z1 का आर्गुमेंट जो बनने वाला है वो होगा 5 पाई बाई 6। Z2 का आर्गुमेंट अगर देखेंगे तो पहले Z2 के लिए अल्फा देखते हैं। Z2 के लिए अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स रूट 3, राइट? तो ये बनेगा पाई बाई 3, 60 डिग्री, है ना? बट ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में है, थर्ड में है। थर्ड में क्या होगा, इसका अगर मैं थीटा देखूं आर्गुमेंट ऑफ Z2 तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस पाई बनेगा।
तो बनने वाला है π/3 माइनस पाई, तो -2π/3 बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क था जो भी हमने फिनिश किया। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन कॉल मी। नेक्स्ट क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमें स्टार्ट करना है ना। तो जो कार्टेशियन में हमने पढ़ा था उसको यूनियन में लेके चलना है, उसका कॉन्सेप्ट तो लेकर के चलना ही चलना है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले मैंने बताया ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन में दिखते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, आर्गन प्लेन, जिस प्लेन में होता है ना। और यही अगर मैं R2 को देखूं तो R2 के लिए कार्टेशियन प्लेन होता है। अब मैंने ये बोला है कि यहाँ पे अगर a प्लस आई बी है तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगा, है ना। तो अगर मैं इसका पोलर फॉर्म को कॉल करूं तो उसके लिए यहाँ पे होगा, मान लो कि इसका पोलर फॉर्म कुछ होने वाला है आर थीटा में। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि जो कोऑर्डिनेट होगा वो आर और थीटा पे डिपेंड करेगा। आर क्या होता है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा क्या होता है, जो एंगल ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में बना रहा है वो। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में हम करते क्या है, एक तरीके से पोलर फॉर्म क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन ही है। जो काम आप इसके लिए कर रहे हो, कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हो ना, उसमें आप देख रहे हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, तो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा था। अब यहां पे चीजें क्या होगी, आर और थीटा के टर्म में आएगी। ठीक है, आर क्या मतलब होता है कि उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल वो बना रहा है। ठीक है, तो ए बी को अगर मैं देख लूं यहाँ पे, मतलब इन जनरल अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं R2 में, उसका अगर मैं पोलर फॉर्म देख लूं आर थीटा के फॉर्म में, देन मैं उसको इस तरीके से ट्रांसफर कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखो पहले हम कार्टेशियन प्लेन में काम कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में चीजें कैसे दिखेगी पोलर फॉर्म में देखा जाए तो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, लेट से ये ए बी ही पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी का ओरिजिन से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस रहा होगा, है ना। लेट से आर डिस्टेंस है, और आर एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये एंगल जो बना रहा है ये थीटा एंगल है। क्लियर है, ये एंगल थीटा है। अब आप देखना, ये लेते हैं, ये पी पॉइंट ले लेते हैं, ये ओ है, इसको मान लिया ए। तो ओ ए जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ए होगा, और पी ए डिस्टेंस कितना होगा, बी होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, या फिर ऐसा करते हैं, थीटा के टर्म में ए को लिखते हैं, है ना। तो आर और ए में रिलेशन क्या होता है, अगर मैं साइन थीटा देखूं तो साइन थीटा क्या होता है, एंड कॉस थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा पता है कि बी बाई आर होगा, राइट, एंड कॉस थीटा होता है ए बाई आर। तो यहां से क्या पता चला कि बी जो होगा वो आर साइन थीटा हो गया, और ए क्या हो गया, आर कॉस थीटा। तो मैं इस तरीके से ए बी को रिप्लेस कर सकता हूं क्या, कि ए बी को मैं ए के जगह पे आर कॉस थीटा पुट कर दिया, और बी के जगह पे आर साइन थीटा पुट कर दिया, है ना। अब जब इस तरीके से आया तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी तो होगा। तो ए प्लस आई बी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ए के जगह पे क्या पुट करना है, आर कॉस थीटा, और बी की जगह पे आर साइन थीटा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ए प्लस आई बी का पोलर फॉर्म जो था वो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। और यहां पे आर क्या है, आर का मतलब मॉडुलस ही रहेगा, मॉड ऑफ जेड, अगर ये जेड है तो, राइट। एंड थीटा क्या है भाई, tan थीटा, यू कैन से आर्गुमेंट, है कि नहीं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वही हो गया, अल्फा थीटा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस अल्फा, राइट। एंड थर्ड में आएगा तो अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ में आएगा तो माइनस अल्फा, है ना। तो थीटा को बोल सकते हैं कि ये आर्गुमेंट है जेड का। यही तो होता था ना, ये मान लो कि जेड है, तो आर्गुमेंट का मीनिंग वही था ना, ध्यान रखो, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। ठीक है, तो आर्गुमेंट पता है, इसका मोड पता है, तो एक तरीके से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि ये बातें समझ में आई होगी तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आई है तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उस पर ध्यान रखना। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो ये क्या बोलेगा, दिस इंप्लाई
अगर मॉड ऑफ जेड को देखूं तो मॉड ऑफ जेड क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको हमने डिफाइन कर दिया आर। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ अगर मैं जेड देखूं तो वो कुछ थीटा होगा। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, राइट। वी कैन कैलकुलेट फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये चीजें आर और थीटा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक होगा। ऐसा नहीं है आर और थीटा पे टोटली डिपेंड करेगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर यूनिक होगा और थीटा यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 2 आर मिल रहा है या फिर 2 थीटा मिल रहा है। इसलिए मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा जो होगा -π से π के बीच में होगा, और आर्गुमेंट जो होता है वो कहीं भी हो सकता है। मतलब कोई भी 2π का इंटरवल का लेंथ में ले सकते हो आप। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि -π से π के बीच में लेना। जैसे मान लो कि ये थीटा ये वाला है, राइट। तो अगर मैं देखूंगा ये थीटा हमारे लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, बट अगर मैं फिर से ऐसे राउंड करके यहाँ लेकर गया तो ये भी तो एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या होने वाला है, आर्गुमेंट होने वाला है। ठीक है, यही डिफरेंस है। ओके, तो आर और थीटा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देन जेड कैन बी रिटन एज z is equal to r cos theta plus I r sin theta also। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं r कॉमन लूं तो क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस I sin थीटा। और यही बोला जाता है इज नोन एज, चलो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। इज known as polar form of z is equal to a plus ib। a प्लस ib का पोलर फॉर्म आपका यही होने वाला है। ठीक है ना। तो अब सोचो तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल सकते हैं, मतलब आर एंड थीटा निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं यही बोलना चाह रहा हूं। तो वी कैन राइट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन देयर पोलर फॉर्म, राइट। तो यहां पे बोल सकते हो पोलर फॉर्म ऑफ each complex number exist, है ना। यू कैन राइट पोलर फॉर्म फॉर ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका आप पोलर फॉर्म लिख सकते हो। और इनडायरेक्टली अगर देखें तो जेड हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में था, तो इसको हम कन्वर्ट भी तो कर दिए, तो कन्वर्जन भी तो यही था, राइट। पोलर फॉर्म का डेफिनेशन ये है कि अगर इस फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका पोलर फॉर्म है। अब ये भी हमने देखा कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब जब ध्यान रखो पोलर फॉर्म लिखने के लिए अब जरूरी नहीं है, जैसे अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट का यूज करिएगा। अगर कोई दे दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया कुछ इस फॉर्म में, मान लो कि जेड दे दिया, चलो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो इसमें आर तो एक नंबर होगा ही और पॉजिटिव नंबर होगा, और थीटा कोई एंगल होगा, तो ये किसी भी आर थीटा के लिए पोलर फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है ना। किसी भी आर और थीटा के लिए हम इस जेड को बोलेंगे कि जेड का ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर किसी जेड को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आपको यूज करना है क्या, आर उसका मॉडुलस, और जेड क्या होगा, ये आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा होगा। और एक तरीके से देखोगे तो इससे ये इंप्लाई भी हो रहा है, व्हाट इज मॉड ऑफ जेड, देखना तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, राइट। मतलब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या दे देगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। तो ये आर ही होगा, मॉड आर होगा इनफैक्ट। तो मॉड आर मतलब आर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि चलो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड आर तो आर ही हो जाएगा फिर। तो देखो तो कि मॉडुलस ऑफ जेड आर हो गया ना।
अच्छा, आर्गुमेंट देखते हैं इसका। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होना चाहिए? अगर मैं अल्फा की बात करूं, ये तो थीटा होना चाहिए। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा क्या होना चाहिए? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाई cos थीटा, है कि नहीं? तो ये क्या देगा? tan इनवर्स tan थीटा, है ना? तो ये तो थीटा दे दिया ना, तो अल्फा थीटा के इक्वल हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए, अब देख सकते हो आप, यहाँ पे वेरी कर सकता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो ये होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वेरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉडुलस लगा दिया है। तो अब देखना है ये है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट चेंज कर सकते हो, है ना? क्लियर है? तो z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां पे r डिनोट कर रहा होगा उसका मॉडुलस को, और थीटा कोई आर्गुमेंट होगा, कोई आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं। और जब मैं कन्वर्जन के लिए बोलूंगा तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, बिकॉज वो निकालना आसान है। वैसे आर्गुमेंट निकालना भी इजी है, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम लेकर चलेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बेस का काम करेगा। जैसे अब कन्वर्जन पे बात करते हैं कि अगर कोई कार्टेशियन फॉर्म में है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल में ले लो आप कि 1 प्लस आई ही है ना? ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसका पोलर फॉर्म में क्या होगा? तो 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका मॉड निकालेंगे। सबसे पहला टास्क तो ये होगा, मॉड जेड क्या होने वाला है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो √2 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मतलब आर की वैल्यू निकल गया √2। इसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा? आर्गुमेंट। तो क्या होने वाला है? tan इनवर्स 1/1। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो यही आपका अल्फा भी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? π/4। तो एक तरीके से आर्गुमेंट क्या हो गया, मतलब थीटा क्या हो गया? π/4 हो गया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं पोलर फॉर्म में तो कैसा लिखा जाएगा? z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आर साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या है? √2। cos थीटा मतलब cos π/4 प्लस आई साइन π/4। ये इसका क्या हो गया? पोलर फॉर्म हो गया, है ना? तो एक तरीके से हम कन्वर्ट करना भी सीख गए हैं, डेफिनेशन से ही। ठीक है, अब चलो 1 माइनस आई को एक बार चेंज करके देखते हैं। तो 1 माइनस आई को हमने क्या मान लिया? चलो जेड मान लेते हैं, राइट? ठीक है, इसका भी मॉड आपको पता क्या है कि √2 ही है, बट थीटा क्या हो जाएगा? अब ये 1 माइनस आई कौन सा क्वाड्रेंट में है? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव किसमें है? इसमें है। तो ये अगर ये π/4 है तो ये कितना होगा? -π/4। तो थीटा क्या बन जाएगा? -π/4। तो ये अगर जेड देखा जाए पोलर फॉर्म इसका, तो √2 cos ऑफ -π/4, राइट, प्लस आई साइन ऑफ -π/4। अब -π/4 देखा जाए तो cos ऑफ -x क्या होता है? cos x ही होता है, बट साइन ऑफ -x क्या होता है? -sin x होता है। तो इसको मैं एक और तरीका से लिख सकता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो √2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4, ये भी आपका पोलर फॉर्म है। तो अगर मैं यहां पे सिर्फ प्लस लिखा हूं तो यहां पे माइनस भी लिखोगे ये भी पोलर फॉर्म रहेगा। ठीक है, यहां पे अगर माइनस रखूंगा ये भी पोलर फॉर्म रहेगा। क्लियर है? ऑलराइट, तो हमने दो एक तरीके से क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, जिसका कन्वर्जन का क्वेश्चन था, राइट, कि मतलब कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर मैंने जेड को 1 ले लिया तो इसका क्या होने वाला है पोलर फॉर्म? तो पहले आपको 1 को कैसे लिखना पड़ेगा? a प्लस आई के फॉर्म में। तो 1 प्लस 0y हो गया, है ना? इसके बाद हमें मॉड निकालना पड़ेगा। व्हाट इज मॉड ऑफ जेड? 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1। और यदि मतलब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू 1 आ गया, राइट? अब थीटा निकालना है, तो मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर निकालेंगे, जिसको हम थीटा बोलने वाले हैं, क्या होने वाला है? एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, राइट, मतलब रियल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वो इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का। तो इसको मैं 0 लिख सकता हूं। क्लियर है? तो इसको एक तरीके से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि जेड जो होगा आर मतलब 1 cos 0 प्लस आई साइन 0 होगा।
ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इसी टाइप का एक और करते हैं। जेड इज इक्वल टू -1 कर दिया, तो -1 का अगर मैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो -1 प्लस 0y लिखूंगा। इसका अगर मॉड निकालना है तो मॉड कैसे निकलेगा? सेम ही आएगा 1। और थीटा क्या होगा? अब चूंकि देखो -1 इधर है तो मैं पॉजिटिव से एंगल बनाना है तो कितना एंगल होगा? पाई ना, तो माइनस पाई से पाई तो हम ले सकते हैं एंगल, तो ये पाई एंगल है, तो थीटा को ले लो पाई। ठीक है, तब जेड क्या बनेगा? 1 cos पाई प्लस आई साइन पाई। क्लियर है? और यही अगर इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पॉइंट हुआ तो लेट से ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है ना, ये मान लो कि अल्फा आई ही कोई पॉइंट है, ऊपर में पहले है, राइट? तो अल्फा आई अगर कोई पॉइंट है तो इसका मोड क्या होगा? ये मान लेते हैं जेड है, तो मोड ऑफ जेड क्या होने वाला है? मोड ऑफ अल्फा होगा। ठीक है, ये आर हो गया। अल्फा तो कोई रियल नंबर है, अगर ऊपर में तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। ठीक है, और नीचे में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मोड लगाने से पॉजिटिव फिर से हो जाएगा। और अगर मैं थीटा देखूं, एंगल देखूं, तो इधर एंगल π/2 होगा और इधर एंगल -π/2 होगा। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या बनने वाला है? अल्फा कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। और यहां पे मान लो कि कुछ अल्फा आई है, राइट? तो इसके लिए क्या बनेगा? मॉड अल्फा कॉस -π/2 प्लस आई साइन -π/2। फिर से लॉजिक लगा दो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो एक तरीके से दिखेगा। तो मॉड अल्फा कॉस π/2 माइनस आई साइन π/2। तो रियल एक्सिस पे रहेगा, पॉजिटिव साइड में है तो एंगल 0, नेगेटिव साइड में है एंगल पाई, इमेजिनरी एक्सिस पे है पॉजिटिव साइड में है तो एंगल π/2, नेगेटिव साइड में है तो -π/2। ठीक है, तो इस तरीके से अब किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो आप तो थीटा निकालना जानते ही हो, आर्गुमेंट तो निकालना जानते ही हो, और मॉडुलस भी सीखा है, तो आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो चलो एक लाइन में इन सब क्वेश्चंस को करते हैं। पहले 1 माइनस आई है, तभी हमने कर लिया है इसको। -1 प्लस आई है, इसका अगर मैं आर्गुमेंट देखूं तो क्या होने वाला है? कौन सा क्वाड्रेंट में है ये? -1 प्लस आई कौन सा क्वाड्रेंट में है? एक्स नेगेटिव है ना, और वाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या बनेगा? पाई माइनस π/4 है कि नहीं? तो इसका मॉड अगर देखा जाए, आपने निकाला था मॉड √2 ही था, और थीटा क्या था? आर्गुमेंट क्या था? पाई माइनस π/4, तो 3π/4। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? z इज इक्वल टू √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, यही होगा ना? अब सेकंड का निकालना है, तो इसका मॉड अगर देखा जाए तो मॉड क्या है? 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, तो मॉड हो जाएगा 2। और इसका मैं अगर आर्गुमेंट देखूं तो क्या बनने वाला है? ये x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। x निगेटिव कहाँ पे होगा? नीचे, और y पॉजिटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, तो थीटा क्या बनेगा? माइनस अल्फा। तो ये होने वाला है 1/√3। 1/√3 कब देता है? 60 डिग्री पे, तो π/3 हो जाएगा, तो -π/3 हो गया। तो इसका अगर मैं देखूं तो क्या बनने वाला है? ओके, थीटा निकालने में प्रॉब्लम हुआ है, राइट? एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है ना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, तो पाई माइनस अल्फा होगा, राइट? तो पाई माइनस π/3 होने वाला है, तभी तो 3π माइनस पाई 2π/3। तो जेड क्या बनेगा? 2 टाइम्स कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी अगर मैं जो मॉड निकालूं तो मॉड तो 2 ही है, बट थीटा देखा जाए तो ई कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होने वाला है? अल्फा माइनस पाई होगा, बट अल्फा इस केस में क्या होगा? tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 क्या होता है? π/6, राइट? है ना, तो π/6 माइनस पाई। इसमें हमने एक और मिस्टेक कर दिया है ना, ये π/6 होगा ना। अगर मैं इसका देखूं ये एंगल, तो tan इनवर्स 1/√3 देगा, राइट? tan इनवर्स 1/√3 क्या देता है? 30 डिग्री ना, तो π/6 होगा, तो 6 - 1 5 π/6 हो जाएगा, राइट? ये भी तो हमने किया था, इसको 2 पाई नहीं होगा, 5 π/6 हो जाएगा।
है ना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, tan−1√3। tan−1√3 कहाँ देगा, 60 डिग्री पे ना, तो यहाँ पे π/3 होने वाला है। बट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो π/3 माइनस पाई होगा, तो माइनस का 2π/3 हो जाएगा। तो जेड क्या होने वाला है, 2 टाइम्स कॉस का माइनस 2π/3, तो मतलब कॉस तो 2π/3 हो जाएगा। कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस आई साइन 2π/3। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको मॉड निकालना है एंड थीटा निकालना है, वो आप निकाल लोगे। अगर मान लो कि थीटा डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, मतलब कुछ ऐसा नंबर मिल गया ना जिसका tan इनवर्स हमें पता नहीं है, तो tan इनवर्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि √5/2 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, हमें नहीं पता है, तो tan इनवर्स √5/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, tan इनवर्स √5/2। या फिर ऐसा बोलना है कि ये हमारे लिए थीटा है और वो थीटा का यहाँ पे थीटा ही लिख दो। क्लियर है, वेयर थीटा इज दिस, ये भी चलेगा। समटाइम्स क्या होता है ना कि मतलब आर्गुमेंट निकालने के लिए नहीं देगा, मतलब पोलर फॉर्म में लिखने के लिए नहीं देगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दे देगा। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। दे दिया रेशनल फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से दे दिया, लेट्स से 1 + i/1 - i, इसका आपको लिखना है पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा कि इसको हम a + ib के फॉर्म में लिख दें। तो जब भी कुछ ऐसा फॉर्म दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर का और बोलेगा कि पोलर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहला टास्क आपका होगा कि a + ib के फॉर्म में लिखें। और जब a + ib के फॉर्म में लिख देंगे तो उसके बाद में तो लिख ही सकते हैं आप। तो इसको a + ib के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, कंजुगेशन लेंगे। तो 1 - i था ना, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर में क्या बनेगा, 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे में 1, मतलब ये जेड है, जेड बार है, तो क्या बनेगा 1 + 1, क्या होने वाला है 1 - 1 + 2i, राइट। ये -1 क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर, यहाँ पे 2 बन गया, 0 हो गया, तो 2i हो गया। देखो तो ये i बन गया, तो ये एक तरीके से 0 + i भी हो गया। अब इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ पोलर फॉर्म में। क्या होगा, मॉडुलस तो 1 ही है, cos π/2 + i sin π/2, है कि नहीं। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। तो टू द पॉइंट बात ये है, अगर टू द पॉइंट बात करें तो, कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको a + ib के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो प्राइमरी टास्क आपका होगा कि उसको हम पहले a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप मॉडुलस निकालो एंड आर्गुमेंट निकालो एंड देन आप उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिया भी रहूँगा, मतलब इसमें भी मैं अटैच करूँगा, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में भी दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और भी मैंने एक सेट दिया हुआ है क्वेश्चंस का, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे ही। तो जो क्वेश्चन का सेट मिला हुआ है आपको, उसको भी करना है। ठीक है, यूलर फॉर्म पे आते हैं। तो यूलर फॉर्म क्या है, एक तरीके से इसको डिफाइन करा गया है। जैसे ये पता है कि अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + ib के फॉर्म में है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा + i sin थीटा। r को मैंने बिग ब्रैकेट में लिया यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म, एक तरीके से बोल सकते हो आप। ये है कार्टेशियन फॉर्म। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब क्या बोला है कि e का पावर अगर मैं आई थीटा को देखूं, तो इसको बोलता है कि आप लिखो cos थीटा + i sin थीटा, e के पावर आई थीटा को, है ना। तो अब इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं e के पावर आई थीटा के टर्म में, तो ये बनेगा क्या, r एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा, एंड हेंस इसको हम क्या बोलेंगे, यूलर फॉर्म। ठीक है, तो यदि कभी ऐसा बोल देगा कि चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका यूलर फॉर्म क्या होगा बताओ, तो आप आसानी से बोल पाओगे। कैसे, कि उसका पोलर फॉर्म तो अपने को पता ही है, तो पोलर फॉर्म में r को बाहर निकालो, जो बाकी का है उसको एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा पुट कर दो। इसका खासियत क्या है, मतलब एक नॉर्मलाइज है एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्म में। ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा r ऐसा रहेगा, अगर जेड देखा जाए तो ये स्केलर फॉर्म है, तो r हमेशा क्या होगा, मॉड जेड होगा, और थीटा क्या होगा, आर्गुमेंट होगा ऑफ जेड का। तो एक तरीके से मॉड एंड आर्गुमेंट सामने दिख रहा है, राइट।
और इसका काफी यूज होता है, जैसे मान लो कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आर्गुमेंट देखना है कि क्या होने वाला है, तो आप निकाल सकते हो। क्योंकि Z1 को मैं यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, R1 एक्सपोनेंशियल ऑफ I थीटा 1, एंड Z2 को लिख सकता हूं R2 एक्सपोनेंशियल ऑफ I थीटा 2। तो अगर मैं Z1 इंटू Z2 देखूं तो क्या मिलने वाला है, R1 एक्सपोनेंशियल ऑफ I थीटा 1 इंटू R2 एक्सपोनेंशियल ऑफ I थीटा 2। अब R1 R2 तो रियल नंबर, इसको मैं लिख सकता हूं R1 इंटू R2, पॉजिटिव नंबर होगा वो। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ I थीटा 1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ I थीटा 1, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ I थीटा 1 प्लस थीटा 2। समझ में आ रहा है कुछ? तो एक तरीके से क्या हमने देखा कि Z1 इंटू Z2 का मुझे मॉडुलस देखना है, देन दोनों का मॉडुलस का प्रोडक्ट, और अगर मुझे इसका आर्गुमेंट देखना है, देन दोनों का आर्गुमेंट का सम। इजी है ना? जैसे सोच लो आप कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया लो Z1 आपका हो गया √3 प्लस आई, यही मान लो, एंड Z2 मिल गया आपको 1 प्लस आई। बोला क्या, फाइंड आर्गुमेंट, या फिर आर्गुमेंट ही मैं बोल रहा हूं, प्रिंसिपल भी आप देख सकते हो, अगर माइनस पाई से पाई के बीच में आ गया तो प्रिंसिपल है, अदरवाइज उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस पाई से पाई के बीच में ला दो, जैसे इसके ऊपर में काम करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z आप निकालो क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे कि Z1 को हम यूलर फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो Z1 के लिए अभी आपने देखा है इसका R क्या था, 2 था, और थीटा क्या था, 1/√3 आ रहा है ना, तो 1/√3 का मतलब क्या है, π/6, 30 डिग्री ना, हाँ राइट। एंड इसका आपको पता है कि थीटा क्या है, π/4, एंड मॉडुलस क्या है 1, सॉरी √2। तो Z1 को मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे, Z1 इज इक्वल टू R इसका होगा 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ I π/6, है कि नहीं, ठीक है। एंड Z2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 एक्सपोनेंशियल ऑफ I π/4। तो मुझे आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 था, यहां पे Z को मान लो कि Z इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 2√2 एक्सपोनेंशियल ऑफ I π/6 प्लस π/4, मतलब 45 और प्लस 30, राइट। तो 75 माइनस पाई से पाई के बीच में है, बढ़िया है। तो एक तरीके से इसका मैं देखूंगा 2√2 एक्सपोनेंशियल ऑफ I, ये क्या बनने वाला है, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, राइट। 12 होगा तो 6 2 जा एंड 4 3 जा, तो 5 π/12 बनने वाला है कि नहीं। तो अब इसका आर्गुमेंट क्या हो गया फिर 5 π/12, इनफैक्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बन जाएगा। एंड मॉडुलस अगर देखा जाए तो मॉडुलस क्या है 2√2। तो ये काफी बेनिफिशियल है अगर देखा जाए तो, मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए। जब लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, यूलर फॉर्म पता होगा तो आप उसको आसानी से देख पाओगे। तो इस पे कुछ रिजल्ट्स बनते हो, उसको मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि जैसे डिमोविस के पहले है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो स्मॉल वाला आर्गुमेंट लिखता हूं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 देखूंगा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा, ठीक है, क्लियर है। ये यहां से ही बन रहा है, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 मैंने बताया था, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, यहां से इजिली प्रूफ हो रहा है एक तरीके से। तो यूलर फॉर्म यही है, पोलर फॉर्म ही है, बस cos थीटा प्लस आई sin थीटा को एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा लिख दिया। अब देखो De Moivre's थ्योरम में भी अगर आप यूलर फॉर्म लगाते हो तो आपके लिए थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा वो, ठीक है। ट्राई करते हैं, अगर उससे होता है आसानी से समझ में आएगा तो उससे कर लेंगे, अदरवाइज तो बेसिक वे तो है ही। De Moivre's थ्योरम क्या बोलता है, स्टेटमेंट पहले देखते हैं। जैसे अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखूं, ठीक है, जैसे Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा R टाइम्स B एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यदि मुझे Z का पावर n निकालना है,
तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। डिमोवियस यही बोलता है जेड का पावर अगर n निकालना है तो क्या होने वाला है, r का पावर n। अब n आपका इसका पावर बना करके थीटा के मल्टीपल में आ जाएगा, n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। क्लियर है? वेयर n इज नेचुरल नंबर। पहले इसने बोला नेचुरल नंबर के लिए एंड देन इसके बाद में बोल दिया कि इंटीजर के लिए भी होगा। बाद में ये पूरे इंटीजर्स के लिए भी हो गया, इनफैक्ट सारे फ्रैक्शंस के लिए भी हो गया, सारे रेशनल नंबर के लिए होता है ट्रू। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर भी ये गलती नहीं होगा, फिर भी ये ट्रू होगा। ठीक है। एंड इसके बाद में एक और स्टेटमेंट आया था, मोर ओवर, मतलब इसी में कि अगर मैं z का पावर m/n निकालूं तो भी ये ट्रू होगा, cos m/n थीटा प्लस आई साइन m/n थीटा, है ना। m/n क्या है भाई, रेशनल नंबर है। अच्छा इसमें देखो तो अगर थोड़ा सा अगली लगने का कारण r का पावर n है ना, तो इन्होंने ये भी बोला था जब स्टार्टिंग में जब स्टेटमेंट इसका आया था तो r को हटा दिया था, मतलब क्या बोला था कि यदि मॉड ऑफ z 1 हो गया, है ना, तो z का पावर n क्या होगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। z का पावर m/n क्या होगा, cos m/n थीटा प्लस आई साइन m/n थीटा। और इसका प्रूफ आप यूलर से एकदम इजीली कर सकते हो। सोचो कैसे, जैसे z अगर मैं लिख पा रहा हूं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हर एक z को मैं तो लिख ही सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये r एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा है। तो अगर मैं z का पावर n देखूं तो ये क्या है, r एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा का पावर n है, मतलब r का पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एन थीटा, है कि नहीं। r का पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एन थीटा क्या है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है कि नहीं। क्लियर है। और यही अगर मैं z का पावर m/n के लिए भी बात करूं तो सेम ही होगा, r एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा का पावर m/n, तो r का पावर m/n एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा m/n, तो अगेन क्या बनेगा, r का पावर m/n cos m/n थीटा प्लस आई साइन m/n थीटा। ठीक है। तो डिमोवियस यही बोलता है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप पोलर फॉर्म या फिर आइलर फॉर्म लेकर के चल रहे हो तो जेड उसका पावर आप कोई भी रेशनल नंबर लेकर मतलब निकालना चाह रहे हो, उसका कोई भी रेशनल नंबर पावर निकालना चाह रहे हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड का उतना पावर ले लेना है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, 1 है तो कोई मतलब इशू ही नहीं है। क्या करना होगा, सिर्फ एंगल में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो मैग्नीट्यूड का भी आपको उतना पावर लेना है एंड एंगल में उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आप पावर लेना चाह रहे हो। अब इसका एप्लीकेशन भी काफी शानदार शानदार है, जैसे स्क्वायर रूट निकालना होगा या फिर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, उसको आप सिंपली सिंप्लीफाई कर सकते हो डीएमवीएस की हेल्प से। जैसे एक चीज देखो, यहाँ एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर सोचो जिसको आपने आइलर फॉर्म में चेंज किया था पिछले, अगर देखे तो यही √3 प्लस आई ही ले लेते हैं, राइट। जैसे बोल दिया √3 प्लस आई बाई, इसका मॉडुलस क्या था, 2 था, ये ले लिया। इसका पावर 1000 निकालने के लिए बोल दिया, क्या होगा। तो अगर ऐसे में देखूं तो कितना टफ काम है, राइट। लेकिन अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो क्या होने वाला है, √3/2, तो 1/2, अगर √3/2 क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2 प्लस i/2, है ना। तो इसका एंगल कितना था, √3 tan इनवर्स 1/3, तो π/6। तो एक तरीके से क्या दिख रहा था ये, cos π/6 प्लस आई साइन π/6। तो काम करते हैं 6000 ले लेते हैं, तो और इजी, 6000 पावर कितना बड़ा है लेकिन और आसान काम कर देगा, ये होने वाला है। अब इसका पावर है तो कहां पे जाएगा, एंगल में जाएगा, तो cos 6000 टाइम्स π/6 प्लस आई साइन 6000 टाइम्स π/6, तो क्या बनेगा, cos 1000 टाइम्स पाई प्लस आई साइन 1000 टाइम्स पाई।
अब cos 1000 टाइम पाई है, राइट, मतलब इवन मल्टीपल लेते तो 1 देगा, बट ये 0, तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो गया। तो एक तरीके से देखो कितना पावर हाई था, हायर पावर था, लेकिन अगर मैं इसको बोल De Moivre's का अगर मैं यूज करके देखूं तो कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया है, राइट, क्लियर है। तो इसके एप्लीकेशंस काफी क्वेश्चंस को आसान भी कर देते हैं, एंड स्क्वायर रूट निकालने में भी काम आएगा। तो स्क्वायर रूट के ऊपर में भी हम काम करते हैं 1-2 क्वेश्चंस पे, लेकिन एक बार मैं फिर से De Moivre's को रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। क्या बोलता है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी को मैं लिख सकता हूं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। एंड इन पर्टिकुलर हम अगर r को 1 ले लिए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो z क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। ज्यादातर क्वेश्चंस अगर De Moivre's का आएगा तो उसका मॉडुलस 1 ही रहने वाला है। तो z का पावर m बाई n लेते हैं, कोई भी रेशनल नंबर है, तो क्या होता है cos m बाई n थीटा प्लस i sin m बाई n थीटा होता है, ठीक है। बस यही याद रखना है, यही आपका ओवरऑल देखा जाए तो स्टेटमेंट है। अब मैं m बाई n बोल रहा हूं, m बाई n रेशनल नंबर से है, तो डेट मीन्स कि आप कोई भी इंटीजर भी ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, क्योंकि हर एक इंटीजर और रेशनल नंबर भी, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर भी रेशनल होता है, क्लियर है। अब इसके एप्लीकेशंस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे स्क्वायर रूट की मैंने बात करा था, उसको एक बार समझते हैं कैसे निकालना है, एंड देन, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि cos थीटा जो होता है, cos थीटा का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो ये पता है क्या कि cos थीटा या फिर cos 2n पाई प्लस थीटा या फिर प्लस माइनस थीटा सेम ही होता है। sin थीटा एंड sin 2n पाई प्लस माइनस थीटा सेम ही होता है। जैसे cos 2 पाई यहां से आ गया, प्लस थीटा तो इसमें आ जाएगा, अब माइनस थीटा इसमें आएगा, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, इसमें तो cos पॉजिटिव ही होता है, बट साइन अगर माइनस कर देंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस में प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक काम करते हैं, प्लस सिर्फ रखते हैं, क्योंकि प्लस ही हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। माइनस अगर रहेगा तो उसको भी आप फाइनल कर लोगे, माइनस साइन बाहर लगा करके, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं r cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो एक तरीके से यहां पे मैं थीटा क्या यूज कर रहा हूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और ये क्या है, जनरल आर्गुमेंट है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos 2n पाई प्लस थीटा प्लस i साइन है, ये i साइन 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का आगे यूज है, जैसे यदि मुझे z का पावर 2 कुछ नंबर दे दिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, लेट्स से i ही दे दिया, है ना, तो फाइंड z निकालना है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो जिसका स्क्वायर क्या है, i है। इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ i है कि नहीं, क्या होगा, इनडायरेक्टली तो यही है ना कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर i है, मतलब i का स्क्वायर रूट क्या है, तो ये निकालना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है z में जिसका डिग्री क्या है, 2 है। तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताया कि जितना डिग्री होगा उतने उसके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले मुझे 2 z तो मिलने ही वाले हैं, तो दोनों z निकालना है। तो पहला टास्क क्या होगा कि i को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। प्राइमरी टास्क क्या होगा कि मतलब ये जो फॉर्म है जेड स्क्वायर इक्वल टू जो भी दिया हुआ है, इसको पहले मैं लिखूंगा a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है, 0 प्लस आई हो गया। अब इसका पोलर फॉर्म लिख सकता हूं, क्या होता है cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। यहां पे थीटा क्या है, पाई बाई 2 है, तो ये इसके भी इक्वल होगा cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा इसके इक्वल, जहां पे n हमने कोई इंटीजर ले लिया, ठीक है, क्लियर है। तो जेड स्क्वायर जो हो गया एक तरीके से आपका क्या बन गया, cos
4n पाई प्लस पाई बाई 2 बन गया, एंड प्लस आई साइन 4n पाई प्लस पाई बाई 2, ये बन गया। तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसा जेड निकालना था ना, तो जेड एक्चुअली देखा जाए तो क्या होने वाला है, cos 4n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आई साइन 4n पाई प्लस पाई बाई 2 का पावर 1 बाई 2 होगा। अब यहां पे डिमोवियस आएगा, वो क्या बताएगा कि ये जो पावर है एंगल में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा cos 4n पाई प्लस पाई बाई 4 एंड प्लस आई साइन 4n पाई प्लस पाई बाई 4। तो जो भी जेड इसको सेटिस्फाई करेगा उसका फॉर्म क्या होगा, यही होगा। बट इसमें देखा जाए तो कितने नंबर्स हैं, इनफाइनेटली मेनी नंबर्स हैं, क्योंकि n के लिए चॉइसेस कितने हैं, इनफाइनेटली मेनी, n इंटीजर है ना, तो n के लिए चॉइसेस कितने हैं, इनफाइनेटली मेनी है। तो क्या सारा लेंगे हम, तो एक्चुअली देखोगे तो सारा रिपीट करेगा। कोई भी अगर यहां पे पावर कितना है, 2 है ना, तो कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लोगे तो 2 दे देगा, एंड वही तो बार बार रिपीट करते रहेगा अगर आप नंबर चेंज करते रहोगे तो हम सुविधा के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू ले लेते हैं 0 और 1। तो अगर मैंने n का वैल्यू 0 लिखा तो z1 बनेगा, तो z1 क्या बनने वाला है, cos n का वैल्यू 0 पुट करो तो पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ये क्या बनता है, cos पाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2 प्लस आई इंटू 1 बाई रूट 2। तो अगर z1 देखा जाए, ये इसका अगर स्क्वायर करोगे तो आपको i मिलने वाला है। इनफैक्ट i का अगर स्क्वायर रूट देखोगे तो आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। ये z1 हो गया। z2 क्या होगा, तो z2 के लिए हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो cos 4 पाई प्लस पाई मतलब 5 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 4। 5 पाई 4 का मतलब क्या है, पाई प्लस पाई बाई 4, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव, तो ये क्या बनने वाला है, माइनस कॉस पाई बाई 4 और माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो एक तरीके से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस 1 बाई रूट 2 और माइनस आई बाई रूट 2। तो ये भी आपका एक इसका आई का स्क्वायर रूट हो गया, या फिर ये भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर आई होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है डिमोवियस के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इनफैक्ट क्यूब रूट निकाल सकते हो, इनफैक्ट nth रूट निकाल सकते हो। जैसे मान लो सेम ही क्वेश्चन में मैंने जेड का पावर n कर दिया, लेट अस सपोज जेड का पावर n कर दिया, जेड का पावर n क्या है, i है। अभी आपने देखा था कि i जो था cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिखा जा रहा था, है ना, इसको ऐसे लिख पा रहे थे। तो z अगर देखा जाए तो cos 4n प्लस 1 पाई बाई 2 था ना, प्लस आई साइन 4n, कॉमन ले लिया पाई को तो 4n प्लस 1 बचेगा। इसका पावर क्या है, 1 बाई n बनने वाला है। ये मैं जनरल n ले रहा हूं, अगर आपको 3 निकालना है तो 3 पुट कर दो n की जगह पे, और यहां पे n अलग है, यहां पे n अलग है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पे k कर देते हैं, राइट, z का पावर k कर देते हैं इज इक्वल टू y, क्योंकि उसको चेंज करेंगे तो काफी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, cos 4n प्लस 1 पाई बाई 2k प्लस आई साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2k, ये बनने वाला है। अब देखो z का पावर k इज इक्वल टू दिस था, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाले k नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाले हैं। तो n का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3 अप टू कहां तक, k माइनस 1 तक। k पुट करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, और देखोगे तो k पुट करने के बाद में जो वैल्यू 0 दे रहा था वही k वैल्यू दे रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि रिपीट करना शुरू कर देगा। तो 0 से लेकर के k माइनस 1 तक हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा z1 से लेकर के zk माइनस 1 zk तक मिल जाएगा, राइट। तो इतने नंबर ऑफ रूट्स इसके मिल जाने हैं। तो एक तरीके से इक्वेशन को भी सोल्व कर रहा है, ठीक है।
तो ये एक आपका डिमोवियस का काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्वेश्चंस दिख सकता है। और भी एक एप्लीकेशन है, जैसे देखो अभी मैंने एक बताया भी था, जैसे ये निकालना है 1+i/√2 का पावर लेट्स से 2080, राइट, माइनस 1-i/√2 का पावर 2080। इसका अगर वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया तो सबसे पहला टास्क क्या होगा कि इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो ये क्या बनेगा, cos π/4 प्लस i sin π/4 का पावर 2080 माइनस है ये, इसका क्या बनने वाला है cos, यू कैन राइट π/4, माइनस रख दो यहाँ पे, माइनस का माइनस ही रहने दो, i sin π/4, ये भी एक पोलर फॉर्म ही है। मतलब अगर आप माइनस साइन को अंदर -π/4 लिखना चाहोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन π/4 अगर हो रहा है तो ठीक है। π/4 क्यों हो रहा है, क्योंकि cos -π/4 क्या होता है, cos π/4 ही होता है, इसलिए। क्लियर है। अब इसके बाद में अब पावर में इंटीजर है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो cos 2080 π/4 प्लस i sin 2080 π/4 माइनस cos 2080 π/4 प्लस i sin 2080 π/4। देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये क्या है 2i sin 2080 π/4, ये बनेगा 1040, 2i sin 1040 पाई, एक इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस हमेशा क्या देता है, साइन क्या देता है, जीरो ही देता है, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो आने वाला है। अगर आप डिमोवियस नहीं लगाते, यहां पे चीज अप्लाई नहीं करते, तो आप सोचो कितना दिक्कत हो जाती है। आपको इसका 2080 पावर निकालना है, टफ काम है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को काफी इजीली सोल्व करता है, तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके प्रॉब्लम सेट में डाले हुए हैं। तो एक्सरसाइज आपके लिए यही है कि आपको जो मैंने प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो डिमोवियस भी हमारा खत्म हो चुका है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो जो भी आपका सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट लेक्चर लेंगे जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं सोल्व करने के लिए भी हमने उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट में इस वीडियो में भी लगा देता हूँ, एक लिंक में पेस्ट कर देता हूँ, जिसमें आपको अभी जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं क्लासरूम में वो क्लासरूम में दिख जाएगा, यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू।